नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के बारे में। इसमें हम बात करेंगे आज कंसिडरेशन के रिगार्डिंग। देखिए, कंसिडरेशन के लिए हमारे पास आता है सेक्शन 2D। सेक्शन 2D जो है वो हमें डील करता है कंसिडरेशन के लिए। कंसिडरेशन की इंपॉर्टेंस यहाँ पर इसलिए आती है क्योंकि बिना कंसिडरेशन के कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट नहीं बनता। तो कंसिडरेशन को हम सबसे पहले सेक्शन 2D रीड करते हैं, फिर उसके बाद इसको डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं आप सभी के लिए डेली लीगल अपडेट्स और ऐसे ही डिटेल में लेक्चर्स आप सभी के लिए लेकर आता हूं। सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में हम उसे फ्रीली पूछ सकते हैं। तो चलिए, सेक्शन 2D ये हमें बोलता है व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। हम इसको एक डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं, आप डायरेक्ट में अंडरलाइन कर लीजिएगा जैसे मैं आपको बता रहा हूं। ये कहता है एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, पहला। दूसरा, प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, दूसरी बात। तीसरा, डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। चौथा, डज और एब्सटेन। पांचवा, और प्रोमिसेस टू डू और टू एब्सटेन समथिंग सच। 5 तक हो गया। फिर उसके बाद सच एक्ट एज एब्सटेंस और प्रोमिसेस कॉल्ड कंसिडरेशन फॉर द प्रोमिस। ये एक जनरल टर्म है, बाद में कवर करती है इसको। देखिए, जो मैंने इसको 5 पार्ट्स में आपको डिवाइड कर दिया, इसको समझने के लिए आपको इसको सेक्शन 25 के साथ पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, कंसिडरेशन की जो हमारे पास बात आती है वो ये है कि जब भी आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या एग्रीमेंट करते हैं, उसके लिए कंसिडरेशन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कंसिडरेशन के लिए वो किसी भी वे से हो सकती है, चाहे वो मॉनेटरी हो, चाहे वो किसी अदर वे से हो। ये कोई भी कंपल्शन नहीं है कि सिर्फ मॉनेटरी ही एक कंसिडरेशन है, जो कि हमारा सेक्शन 25 क्लियर करता है। सेक्शन 25 का जो फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट पैरा है, वो हमें बेशक कहता है कि कंसिडरेशन इन मनी इज अ वैलिड एग्रीमेंट, अदर देन दैट विल नॉट बी अ वैलिड एग्रीमेंट, दैट विल बी अ वॉइड। ये बात वो बेशक कह देते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो एक 3 प्रोवाइजो देते हैं, जिसके अलावा भी वो एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। जो वो पहली लाइन देने का मतलब है वो ये है कि जो मनी है वो एक बेसिक कंसिडरेशन हमेशा रहती ही है। अब हम उसके बाद पढ़ते हैं कि एडिक्वेसी और इनएडिक्वेसी की बात। ये आप समझ लीजिए जनरल, फिर जो मैंने आपको अंडरलाइन करवाया ये सारा बताऊंगा। एडिक्वेसी और इनएडिक्वेसी की जब हम बात करते हैं, इसका मतलब निकलता है कि जब कोई कंसिडरेशन हम करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उसके अंदर पैसा, चाहे वो जो कीमत, जो वो सामान है उसकी कीमत उतनी हो चाहे ना हो, हमने उसके लिए पैसा दिया है। एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए एक पर्सन दूसरे इंसान को अपना घर बेचना चाहता है। वो कहता है कि ये 1 करोड़ का घर है। ठीक है जी, 1 करोड़ का घर ले लिया। लेकिन एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि जहां एक इंसान कहता है दूसरे घर को कि ये घर मैं 1 रुपए में बेचना चाहता हूं, तो आपको क्या स्ट्राइक होगा माइंड में कि 1 रुपए का घर कोई कैसे बेच सकता है। तो इसके रिगार्डिंग भी क्या आता है कि कोर्ट ये नहीं कह सकती कि 1 रुपए में घर जो है ये इनवैलिड है, कि ये वैलिड नहीं है, क्योंकि घर कभी भी 1 रुपए का नहीं होता। तो हमेशा कंसिडरेशन जो होगी वो मॉनेटरी टर्म में होनी चाहिए। कितनी भी होगी वो एक वैलिड बन जाएगी। आपकी प्रॉपर्टी, आपकी मर्जी है, वो जितनी मर्जी चाहे में आप बेचें, लेकिन कंसिडरेशन होना बहुत ज़रूरी है। इसका रीज़न बताता हूँ। देखिए, ये भी केस हुए थे कि क्या वो 1 रुपया देना भी ज़रूरी है, वो भी मत लो, आप उसको कह दो कि ऐसे ही ले जाए घर। लेकिन नहीं, कोर्ट कहती है कि कंसिडरेशन होगी तो ही हम उसे वैलिड मानेंगे, क्योंकि ये हमारी एक हिस्ट्री से चलती आ रही है। बहुत एक पुरानी बातें हैं कि जहाँ आपको कंसिडरेशन देना बहुत ज़रूरी है। इसके रिगार्डिंग भी हमारे पास केस है जिसमें क्लियर किया गया कि जो कंसिडरेशन है वो कितनी भी होगी, कोर्ट उसकी डिटेलिंग में नहीं जाएगी, लीगैलिटी में नहीं जाएगी कि आपने 1 रुपए में क्यों दी। केस लिखिएगा आप, स्टर्लिन वर्सेस एल्बनी, स्टर्लिन वर्सेस एल्बनी 1587 का। दूसरा, विजय मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस विकास देव 1995 का। ये जो 2 केस है ना, इन दोनों केसों में यही डिसाइड किया गया कि जो कंसिडरेशन है वो कितनी भी होगी, हम उसके लिए डिटेलिंग में नहीं जाएंगे। बस हम ये देखेंगे कि वो कॉन्ट्रैक्ट एक वैलिड था। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड जरूर देखा जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, उसकी सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट है, वो जबरदस्ती ना कराया गया हो, फोर्सफुली ना हो, इलीगल ना हो, माइनर के साथ ना हो। ये जो कॉन्ट्रैक्ट की बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं वो देखे जाएंगे। दूसरी बात, कंसिडरेशन की आती है जब, तो उसके अंदर जितने भी हो हम उसे वैलिड मान लेंगे। ये आई एडिक्वेसी और इनएडिक्वेसी की बात। अब हम इसमें जब गए, फर्स्ट पॉइंट जो मैंने आपको बताया था, डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। डिजायर मतलब जो मैंने आपको लीगैलिटी की बात अभी बताई कि उसकी इच्छा से होना चाहिए, उसकी मर्जी होनी चाहिए कि वो बेचना चाहता है। दूसरी बात, जब हम आते हैं एनी अदर पर्सन की, एनी अदर पर्सन के अंदर जब हम जाते हैं, इसके अंदर 2 पॉइंट आते हैं। एक आता है प्रीविटी ऑफ कंसिडरेशन, दूसरा आता है प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट।
जब हम प्रीविटी ऑफ कंसिडरेशन और कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, इसका मतलब यहां पर ये आया कि जब दो पार्टीज एग्री करती हैं उसमें तीसरे पर्सन की भी इन्वॉल्वमेंट हम रख लेते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल बताता हूं जो कि एक प्रीविटी ऑफ कंसिडरेशन का है। वो ये है कि जब एक पर्सन ने दूसरे पर्सन के साथ एग्री किया कि मैं तुम्हारे घर में काम करूंगा और बदले में तुम क्या करना कि मेरे बेटे को पढ़ा देना, ठीक है। तो जब बी पार्टी एग्री करता है कि मैं तुम्हारे घर काम करूंगा तो मेरे बेटे को पढ़ा देना, वो क्या हुआ प्रीविटी ऑफ कंसिडरेशन, कि वो कंसिडर करता है कि हाँ मैं तुम्हारे बेटे को पढ़ा दूंगा। लेकिन जो बी है वो घर में काम करने से मना कर देता है, तो क्या उसका जो बेटा है वो कोर्ट में जाके सू कर सकता है क्या कि इन्होंने मेरे साथ एग्री किया था तो मुझे ये पढ़ाएं और क्या बोलते हैं मुझे ये पढ़ाया जाए और ये एग्रीमेंट कंप्लीट किया जाए। तो वो जो बेटा है वो कोर्ट में जाकर नहीं कर सकता क्योंकि वो प्रीविटी ऑफ कंसिडरेशन है। दूसरी बात वो आती है प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की। उसके रिगार्डिंग मेरे पास एक केस है डटन वर्सेस पूल का। कॉन्ट्रैक्ट इसमें क्या हुआ कि एक फादर था, उसको अपनी बेटी की शादी करनी थी, उसके पास टिम्बर के प्लांट थे। इन केसों को ध्यान से सुनिएगा, डटन वर्सेस पूल को, ये एक लैंडमार्क केसेस हैं जो कि आपको इंडिया में अप्लाई होता है डटन वर्सेस पूल का। ध्यान से सुनते रहिएगा सारी बात। क्या था, फादर अपनी बेटी की शादी करना चाहता है, बेटी की शादी करने के लिए उसके पास टिम्बर के प्लांट है वो बेचना चाहता है, उससे पैसा आएगा, अपनी बेटी की शादी कर दूंगा। वहां उसका बेटा बोलता है कि आप ये टिम्बर के प्लांट मत बेचें, मैं आपको पैसा दे दूंगा। फादर एग्री कर जाता है। तो क्या होता है कि बेटा पैसा देने से बाद में मना कर देता है। तो वहां फिर क्या हुआ, जब बेटा वो मना कर देता है पैसा देने से, तो उसकी बेटी जिसकी शादी होनी थी वो अपने भाई को सू करती है कि इसने एग्री किया था मेरी शादी के लिए पैसा देने को, अब ये दे नहीं रहा। तो वो एक वैलिड एग्रीमेंट बना था, वैलिड एक कॉन्ट्रैक्ट बना था। तो क्या हुआ, इसको ओवररूल किया गया एक दूसरे केस में। इंग्लिश लॉ का केस है ये, ट्वेडल वर्सेस एटी किंसन का 1861 का। इसमें क्या हुआ कि जो हस्बैंड का फादर था और वाइफ का फादर था, दोनों फादर एग्री करते हैं कि आप पैसा मेरे बेटे को देंगे, कुछ कुछ पैसा थोड़े टाइम में। तो जब दोनों फादर्स की डेथ हो गई तो उनके एग्जीक्यूटिव्स जब आए तो उन्होंने कहा कि हम इसको हस्बैंड को पैसा नहीं देंगे। तो उस हस्बैंड ने डटन वर्सेस पूल को कोट किया और कहा कि इस केस के रिगार्डिंग, इस केस को कोट करते हुए, इसमें भी पैसा जो है दिया गया था बेटी को तो इसमें मुझे भी दिया जाए। तो यहाँ इस केस को ओवररूल कर दिया। फिर उसके बाद इंग्लिश लॉ का केस आता है, एक हमारा इंडियन लॉ का केस आता है चन्नैया वर्सेस रमैया का 1882 का। चन्नैया वर्सेस रमैया में क्या हुआ, जो मदर थी वो अपनी डॉटर को बोलती है कि मैं तुम्हें प्रॉपर्टी दूंगी और तुम उस प्रॉपर्टी के बदले में मेरी बहन को कुछ पैसा देना। तो वहां क्या हुआ, बेटी एग्री करती है कि मैं पैसा दूंगी, तो वहां जो है बेटी जो है वो बाद में रिफ्यूज कर देती है पैसा देने से। तो क्या वहां पे सिर्फ जो मदर है वही जा सकती है या उसकी बहन भी जा सकती है? तो इसमें डटन वर्सेस पूल को कोट किया गया। तो हेल्ड हुआ कि जो डटन वर्सेस पूल है वो ठीक है और यहाँ पे जो मदर की बहन है वो केस कर सकती है बेटी पे कि जो मेरे को पैसा मिलना था, जो मुझे मेरे रिगार्डिंग एग्रीमेंट किया गया था पैसा देने के रिगार्डिंग, वो मुझे देना चाहिए और वो एक ठीक है। तो यहां से हमें क्या निकलता है, दो पॉइंट आते हैं इंग्लिश लॉ के और इंडियन लॉ के, कि इंग्लिश लॉ में तो प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी चलता है, प्रीविटी ऑफ कंसिडरेशन भी चलता है, क्योंकि वहां पर ट्वेडलर का केस है, ट्वेडलर वहां पर अप्लाई होता है। लेकिन इंडिया के अंदर डटन अप्लाई होता है, डटन का जो केस है वो इंडिया के अंदर अप्लाई होता है। तो वहां से क्या निकलता है, कॉन्ट्रैक्ट जो है, प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो इंडिया के अंदर चलते हैं, प्रीविटी ऑफ कंसिडरेशन जो है वो इंडिया के अंदर अप्लाई नहीं होता, जो कि मैंने आपको एग्जांपल के साथ यहाँ पर क्लियर कर दिया। उम्मीद करता हूं कि आपको ये दोनों पॉइंट्स, प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और प्रीविटी ऑफ कंसिडरेशन, ये पेपर में जरूर पूछे जाते हैं, प्रीलिम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिएगा। और समझ ना आया हो, आपको डाउट हो तो इसको एक बार रिपीट कर लीजिएगा ताकि आपको एक माइंड में कॉन्सेप्ट जो है ये क्लियर हो जाए। मुझे पता है कि थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग है, डिफिकल्ट है, लेकिन हाँ मैंने इजीएस्ट वे में इसको समझाने की आपको पूरी कोशिश की है। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट्स की, जो मैंने सेक्शन 2D के अंदर आपको कहा था वो ये थे कि डन और एब्सटेन, डज और एब्सटेन और प्रोमिसेस और एब्सटेन। ये जो तीनों पॉइंट है ये हमें डील करते हैं पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर से। ये जो तीनों पॉइंट है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ये कंसिडरेशन के रिगार्डिंग हमारे यहाँ पर बात कर ली। ये क्या कि एक तो कंसिडरेशन आप करते हैं पास्ट में, एक करते हैं प्रेजेंट में, एक करते हैं फ्यूचर में। तो हम इसे शुरू में समझते हैं प्रेजेंट से। प्रेजेंट के रिगार्डिंग जो बात है वो ये है कि ए पर्सन दुकान पे जाता है, वो बोलता है घड़ी कितने की है, वो कहता है 5,000 रुपए की।
वो कहता है ये लो 5000, वो उसे घड़ी दे देता है। वो क्या हुआ, डन टू कंसिडरेशन, डज टू, ओ सॉरी डन नहीं, डज, एक डज हुआ, एक काम हो गया एट द स्पॉट। और एब्सटेन का मतलब कि मान लीजिए आप बोलते हैं कि ये जो घड़ी है ये आप इसको अभी बेचना मत, ठीक है, ये पकड़ो 5000। वो कहता है ठीक है मैं नहीं बेच रहा इसको। तो वो क्या हुआ, रोक लगा दी। एब्सटेन का मतलब क्या होता है, काम ना करना, एक नेगेटिव कॉन्वर्टेशन है ये एब्सटेन की। दूसरी बात हम समझते हैं वो है फ्यूचर की। फ्यूचर के रिगार्डिंग हमारे पास यहां बात करते हैं प्रोमिसेस और एब्सटेन की। प्रोमिसेस का मतलब कि आपने ये एग्री किया कि ये लीजिए 5000 और मुझे ये घड़ी मंगवा के दे देना। तो वो कहता है कि ठीक है 15 दिन बाद आके मुझसे आप ये घड़ी ले जाना। तो वो क्या हुआ, एक फ्यूचर कंसिडरेशन हो गया। तो उसमें क्या बोलेंगे आप, प्रोमिसेस। और इसमें वही एब्सटेन कि आप ये 15 साल तक ये घड़ी अपने पास रखेंगे, किसी को बेचेंगे नहीं, इसकी कीमत जो है मैं दूंगा। तो वो क्या हुआ, एक फ्यूचर कंसिडरेशन हो गया, एक प्रोमिसेस हो गया, ठीक है। और अब हम लास्ट में पढ़ते हैं पास्ट की, डन और एब्सटेन। डन और एब्सटेन का मतलब क्या हुआ कि आपने, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा कि पास्ट में क्या हुआ, आपने किसी पर्सन को 5000 रुपये चाहिए थे, उसको दे दिए। वो कहता है कि सर आप उनसे 1 महीने बाद ये 5000 रुपये ले लेना। वो कहता है ठीक है आप मुझे 1 महीने बाद दे देना। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि जब वो उसके पास जाता है 1 महीने बाद, वो देखता है कि उसके पास कोई घड़ी है। जब वो उसकी घड़ी देखता है वो कहता है कि ये घड़ी तो बहुत अच्छी है, ये कितने की है? वो कहता है जी 5000 रुपये की। वो कहता है मुझे दे दो। वो कहता है ठीक है आप ले लो। तो वो 5000 रुपये की जब घड़ी देता है, वो कहता है कि 5000 रुपये जो मैंने पहले तुम्हें दिए थे वो यहां तुम इसे एडजस्ट कर लो। तो वो क्या हुआ, एक पास्ट कंसिडरेशन होगी जो कि एक चीज के रिगार्डिंग दिया नहीं गया था लेकिन वो बन गया बाद में। तो ये क्या हुआ, ये फ्यूचर और पास्ट ये अलग अलग चीजें हैं। फ्यूचर में क्या था कि आपने पहले एग्री कर लिया, पास्ट में क्या था आपने एग्री नहीं किया लेकिन बाद में बन गया वो टाइम के बाद। तो ये क्या हुआ, पास्ट। और ऐसे ही एब्सटेन है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेक्शन 2D जो है ये डिटेल वर्ड बाय वर्ड मैंने आपको समझाया है। उम्मीद करता हूं कि पूरा का पूरा आपको समझ आ गया होगा। बिल्कुल ईजिएस्ट वे में बताया है। जो केस लॉज मैंने बताए हैं वो भी आप इसमें नोट कर लीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में फ्रीली पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।